नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। इस वक्त की जो बड़ी खबर है मैं आपको बता दूं मुद्दे की बात में कि सौरभ शर्मा वाले मामले में ईडी ने अपनी जांच के दौरान एक प्रेस रिलीज जारी की है। ईडी ने जो छापेमारी की थी, 3 जगहों पर छापेमारी की थी, ईडी ने स्पष्ट तौर पर वो जानकारी दे दी है। सभी मीडिया को ये बता दिया है कि हमने ये छापेमारी क्यों की। ईडी ने जो अपनी प्रेस रिलीज में बातें कही हैं वो उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा सौरभ शर्मा, जो कि भोपाल परिवहन विभाग में सेवानिवृत्त कांस्टेबल हैं, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 13(1)(b), 13(2) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की है। एफआईआर की जांच में पता चला है कि सौरभ शर्मा ने अपने परिवार और सदस्य, साथ ही संबद्ध कंपनी और फर्मों के नाम पर करोड़ों की अनुपातहीन संपत्ति जमा की है। पीएमएलए के तहत की गई जांच के दौरान सौरभ शर्मा के बैंक खातों और संपत्तियों की पहचान की गई है। इनकी विस्तृत जांच से यह सामने आया कि सौरभ शर्मा ने अपने परिवार के सदस्य, दोस्तों और कंपनियों के नाम पर संपत्ति खरीदी है, जिसमें उसके करीबी सहयोगी निदेशक हैं। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में 8 परिसरों पर तलाशी की गई। तलाशी के दौरान चेतन सिंह गौर, जो कि सौरभ शर्मा के सहयोगी हैं, के नाम पर 6 करोड़ रुपए से अधिक के फिक्स डिपॉजिट एफडी की पहचान की गई है। इसके अलावा सौरभ शर्मा के परिवार के सदस्य और कंपनियों के नाम पर 4 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक बैलेंस भी पाया गया है। इसके साथ साथ तलाशी के दौरान करीब 23 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्तियां, यानी कि प्रॉपर्टी के तमाम जो चीज़ें हैं, जो कागजात हैं, वो उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ साथ जो विभिन्न कंपनियां और सौरभ शर्मा के परिवार के नाम पर थी, वो भी उसके दस्तावेज, आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और भ्रष्टाचार के माध्यम से जो संपत्ति जमा की गई है तो वो भी है। इससे पहले आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो प्रेस रिलीज है वो ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर जो लिखा है वो मैंने आपको बता दिया कि 8 परिसर पर सौरभ शर्मा और सौरभ शर्मा से जुड़े हुए जो लोगों के 8 परिसरों से छापेमारी की गई है। 6 करोड़ रुपए से अधिक की एफडी और 4 करोड़ रुपए से जो तमाम कंपनियां हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ है कि तमाम कंपनियों का जो 4 करोड़ से ज्यादा का जो बैंक बैलेंस है वो भी उसमें पाया गया। इसके साथ साथ 23 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी के कागजात, यानी जिसमें मकान है, दुकान है, कृषि भूमि है, वो 23 करोड़ से अधिक की संपत्ति के आपत्तिजनक दस्तावेज भी प्राप्त किए गए हैं। इसके साथ साथ ईडी कहता है कि ये संपत्तियां कथित तौर पर सौरभ शर्मा ने भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त की हैं, जबकि वो परिवहन विभाग में मात्र एक कांस्टेबल के पद पर था। और साफ तौर पर लोकायुक्त ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि एक कांस्टेबल की तनख्वाह अगर सभी पक्ष को जोड़ ली जाए तो करीब 60 से 70 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं वो ईडी की प्रेस रिलीज है। ईडी ने 23 करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति है, जो अचल संपत्ति है, उसकी जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा कि इसके आपत्तिजनक दस्तावेज हमें प्राप्त हुए हैं और 6 करोड़ रुपए की एफडी, 4 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस सौरभ और उनसे जुड़े हुए लोगों से प्राप्त हुआ है। तो 6 और 4 10 और इसके साथ साथ 23 करोड़ रुपए। अब आप 43-44 करोड़ रुपए ये हो गया। इसके साथ साथ ईडी ने अपने अंतिम पैरा में कहा है कि अर्लियर इन द सेपरेट एक्शन गोल्ड वॉर वेटिंग 52 किलो 42 kg and cash of 11 crore were seized by income tax department Bhopal from the vehicle of Chetan Singh Gaur, a close associate with सौरभ शर्मा। यानी कि वो कहते हैं कि एक अलग जो एक्शन किया गया एजेंसी के द्वारा, उसमें 52 किलो सोना भी था और 11 करोड़ कैश है। तो श्रीमान जी, मैं आपको बता दूं कि 52 करोड़ का जो सोना है उसकी तकरीबन जो अब तक मूल्य आकलन किया गया है वो करीब 37 करोड़ के आसपास आकलन किया गया। 10-11 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। तो 37 और 11 आप जोड़ लिए 44-45 करोड़ वो हो गया। 23 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का जिक्र वो कर लिया।
तो करीब 40, 50, 60 यानी कि 70 करोड़ रुपए ये हो गया। इसके साथ साथ 6 करोड़ रुपए की एफडी और 4 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस, करीब 80-82 करोड़ रुपए का हिसाब किताब अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में सामने आ चुका है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में सामने आ चुका है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी तक जो जांच एजेंसी है उन्होंने प्राथमिक तौर पर यह कहा है, बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं। असल में मैं आपको बता दूं, इसके थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको इस बात की जानकारी मिल जाएगी। असल में करोड़पति सौरभ शर्मा मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। 27 दिसंबर को सौरभ शर्मा के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसका मैंने आपको जिक्र कर दिया। ईडी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी थी। 27 दिसंबर को तलाशी हुई और तलाशी में जो अभियान चला वो कई सारे दस्तावेज एजेंसी लेके चली गई, जिसका जिक्र उसमें कर दिया। सौरभ शर्मा के सहयोगी जो चेतन सिंह गौर हैं, उनके नाम पर 6 करोड़ रुपए से अधिक की एफडी की बात हो गई है, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसमें जिक्र है परिवार और सदस्यों के नाम पर 4 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस है, उससे ज्यादा का बैलेंस है, यह भी उसमें लिखा है, ये मैंने आपको बता दिया। 23 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति के दस्तावेज भी पाए गए हैं, जिन्हें ईडी ने जब्त कर लिया है। अब जो अपुष्ट, ये पुष्ट जानकारी है जो कि एजेंसी दे रही है। हालांकि इसके बारे में भी अभी तक कोई नहीं बता रहा था, हम पहले से बता रहे हैं, लेकिन अब तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो 400 से 500 करोड़ का जो फैमिली का कारोबार है, इसका खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी अभी काम कर रही है, इनकम टैक्स काम कर रहा है, ईडी काम कर रहा है और लोकायुक्त भी काम कर रहा है। सौरभ शर्मा ने दुबई में, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, मैं फिर अपने दर्शकों को बता दूं, यह जानकारी है कि सौरभ शर्मा ने करीब 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दुबई में खरीदी है, इन्वेस्ट किया 150 करोड़ रुपए, यह जानकारी भी आ रही है। इसके साथ साथ भोपाल के मयूर विहार अरेरा कॉलोनी में 11 नंबर बस स्टॉप पर प्रधान मंडपम में 4 बंगलों की जानकारी मिली है। अरेरा कॉलोनी का जो आवास है उसमें 4 करोड़ 60 लाख रुपए का बताया जा रहा है। इससे पहले अरेरा कॉलोनी के आवास को के गोगिया के नाम से खरीदा गया था। आखिर के गोगिया कौन है, इसकी जांच अब चल रही है। इसी के साथ होशंगाबाद रोड पर, अबेदुल्लागंज रोड पर 3 पेट्रोल पंप की जानकारी भी मिल रही है कि सौरभ ने खरीद लिए थे। भोपाल में जो निर्माणाधीन स्कूल है, जिसकी खबर हमने आपको बताई है, उसमें भी बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया गया है। जिस स्कूल का निर्माण सौरभ शर्मा कर रहा था, उसकी कीमत करीब 50 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। एजेंसी तय करेंगी कि कितनी कीमत है। यहां तक कि इंदिरा सागर डैम का जो टेंडर है वो सौरभ की पत्नी दिव्या और सौरभ के सहयोगी चेतन गौर के नाम से था। इंदौर में 3 घर हैं, विजयनगर के पास होटल भी है, ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन जो कि दिव्या और चेतन के नाम से खरीदी गई है। बेटे अविरल के नाम लाखों रुपए की एफडी की जानकारी, जिसका जिक्र ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में किया है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। भोपाल के सूखी सेवनिया में उमा और चेतन के नाम पर वेयर हाउस की जानकारी मिल पाई है। कई सारी अत्याधुनिक गाड़ी हैं, रेंज रोवर है, मर्सिडीज है, ये जानकारी भी मिली है, जो कि कई और दूसरे व्यक्तियों के नाम से खरीदी गई है। सौरभ के सहायक शरद जायसवाल के लिए E8 में करीब 3.5 करोड़ रुपए का मकान की जानकारी मिली है। भोपाल के बंसल हॉस्पिटल के पास शाहपुरा में फजीटो नाम का रेस्टोरेंट भी है, उसकी जानकारी मिली है। परिवहन विभाग की काली कमाई से धन कुबेर बने पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन सिंह, अब भी कई राज हैं जो सामने नहीं आ पाए। जांच एजेंसियां इसका धीरे धीरे खुलासा करेंगी। इसके साथ साथ किसने जॉब लगवाई, फर्जी एफिडेविट दाखिल किए, तमाम वो अधिकारी जो इस दौरान मौजूद थे, जिन्होंने सत्यापित किया, जिसमें जिन्होंने साइन किए, और कौन कौन से नेता, कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से पूर्व मंत्री हैं जो हैं, सब कुछ जानकारियां सामने निकल कर आएंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार दिखाई दे रही हैं, लेकिन जांच एजेंसियों में प्राथमिक जानकारी जो मिल पाई अब तक 80-90 करोड़ का खुलासा हो चुका है। जांच एजेंसियों ने कर दिया है। ईडी ने भी अपनी प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र कर दिया। एक कांस्टेबल, कल्पना कीजिए, एक सिपाही सौरभ शर्मा, जिसके अगर सभी पर्क्स को जोड़ दिया जाए, 2016 में नौकरी लगी, अगर उसके सभी पर्क्स को जोड़ दिया जाए तो 60 से 70 लाख, जैसा कि डीजी लोकायुक्त जयदीप बता रहे थे, 60 से 70 लाख से ज्यादा जो है नहीं हो सकता। तो अभी तक की जो जांच है, अभी तक की जानकारी है, इनकम टैक्स, ईडी अभी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन उसने मान लिया कि यह कथित भ्रष्टाचार की कमाई है। ईडी ने मान लिया कि यह कथित भ्रष्टाचार की कमाई है, जो कि एक कांस्टेबल के द्वारा कमाई गई है। आप कल्पना कर सकते हैं
आप कल्पना कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ईओडब्ल्यू में इस बात की शिकायत कई महीनों पहले की गई थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक साल पहले जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने सौरभ शर्मा को क्लीन चिट दे दी और उस समय ईओडब्ल्यू के डीजी अजय शर्मा थे, जिनका नाम अभी डीजीपी, प्रदेश के डीजीपी में चल रहा था। अच्छा हुआ कि वो मध्य प्रदेश के डीजीपी नहीं बन पाए, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के डीजीपी बन जाते तो शायद सौरभ शर्मा जैसे न जाने लोग और कहां होते, कितने ऊपर चले जाते। अच्छा हुआ कि अजय शर्मा डीजी नहीं बन पाए, डीजी पुलिस नहीं बन पाए और वहां पर कैलाश मकवाना बन गए, क्योंकि यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सौरभ शर्मा पर अगर उसी समय कार्रवाई हो जाती तो आज मध्य प्रदेश के ऊपर जो दाग लग रहा है वो दाग नहीं लगता। आज मध्य प्रदेश में लोकायुक्त कार्रवाई कर रहा है, इनकम टैक्स आ गया, केंद्र की एजेंसी ईडी आ गई और मध्य प्रदेश में अब पूरे देश में चर्चा इस कांड की हो रही है। और यह हो रहा है कि मध्य प्रदेश में सिपाही पर अगर इतना पैसा है तो कमिश्नर पर कितना पैसा होगा, डीजी पर कितना पैसा होगा, मंत्री के पास कितना पैसा होगा। पूरे देश में मध्य प्रदेश को लेकर यह चर्चा चल रही है। ईओडब्ल्यू ने, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, और जो शिकायत आई थी सौरभ शर्मा को लेकर उन शिकायतों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? गंभीरता से छोड़ दीजिए, गंभीरता से छोड़ दीजिए। उस शिकायत में सौरभ शर्मा को क्लीन चिट दे दी गई ईओडब्ल्यू ने। पहला सवाल तो डीजी अजय शर्मा से बनता है, आप क्या कर रहे थे? आप ये कहेंगे कि साहब मेरे अधीनस्थ हैं, बहुत सारी शिकायतें आती है, मुझे तो पता नहीं है, जो नीचे के अधिकारी हैं वो नीचे के अधिकारी जैसी रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं, मैंने साइन कर दिए होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं फिर आपके होने का मतलब क्या है? और अगर आपने साइन किए होंगे तो वो एसपी जिसने रिपोर्ट बना के भेजी है वो जितना जिम्मेदार है आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक इतने बड़े व्यक्ति, एक छोटा सा सिपाही जिसके बारे में अभी करीब करीब 100 करोड़ की जानकारी तो एजेंसियों के द्वारा प्राप्त हो चुकी है, जानकारी मिल रही है कि 400-500 करोड़ तक यह आदमी कमा चुका है, भ्रष्टाचार की काली कमाई को कमा चुका है। तो अगर वो घूम रहा था और आपके समय उसको क्लीन चिट मिल गई थी और तमाम एजेंसियां, चाहे वो लोकायुक्त हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो या फिर ईडी हो, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यह भ्रष्टाचार की कमाई है, उन्होंने बोल दिया कि कथित तौर पर यह भ्रष्टाचार की कमाई से यह पैसा इकट्ठा किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि ईओडब्ल्यू ने क्या किया? ईओडब्ल्यू ने सौरभ शर्मा को क्लीन चिट क्यों दी? और जितने भी अधिकारी, मैं मांग करूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से, जो कि भ्रष्टाचार को लेकर लगातार संकेत दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के खत्म करने को लेकर लगातार संकेत दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, डबल एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं और वाकई कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई दिख रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसी कार्रवाई। मैं मांग करूंगा डॉक्टर मोहन यादव से, जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश दे रहे हैं, कि इस मामले की भी जांच करें कि सौरभ शर्मा की जब ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत आई तो उनकी शिकायत को दबाते हुए सौरभ शर्मा को क्लीन चिट किन किन अधिकारियों ने दी, किन किन अधिकारियों ने क्लीन चिट दी, उसकी शिकायत को बंद किसने किया, उन सब के खिलाफ जांच होनी चाहिए, उन सब के खिलाफ जांच होनी चाहिए। चाहे एसपी ने उस पर बंद करने में साइन किए हो या डीजी ने बंद करने पर साइन किए हो, उनके खिलाफ जांच होना चाहिए। यह गंभीर मसला है, यह गंभीर मसला है। और अगर केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा संकेत दिया है तो भ्रष्टाचार में जो सपोर्ट, सहयोग किया जा रहा था सौरभ शर्मा को, उन लोगों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए। ईओडब्ल्यू की जितने भी लोग जिन्होंने क्लीन चिट दी उनकी जांच होनी चाहिए। अब तमाम बातों के साथ साथ हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या पहलू हैं। ये आपने देख लिया कि शिकायत की गई है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी के साथ अब भोपाल विकास प्राधिकरण और कई सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। सौरभ शर्मा ने साल 2008 में भोपाल विकास प्राधिकरण के शाहपुरा में तकरीबन आधा एकड़ ज़मीन खरीदी थी, वो भी एक जानकारी आ रही है। आधा एकड़ ज़मीन प्राइमरी स्कूल के लिए ली थी, जिसकी हमने तस्वीर दिखा चुकी हैं। उसमें भी जानकारी आ रही है कि बीडीए में 18-19 लाख रुपए नगद जमा किया गया था, कैश जमा किया गया। अरे कैसे कर लिया भाई? 2 लाख से ज्यादा आप कैश जमा नहीं कर सकते, आपने कैसे कर दिया? कैसे कर दिया आपने? बीडीए के अधिकारी क्या कर रहे थे? क्योंकि कोई भी प्राधिकरण एक साथ इतना कैश जमा नहीं लेता है, कोई भी सरकार की एजेंसी इतना कैश जमा नहीं लेती है।
कैसे जमा कर लिया, जांच एजेंसी तय करेंगी, हुआ नहीं हुआ, जिम्मेदार कौन है। इस बीच आपको बता दूं, ये एक और घटनाक्रम हुआ, और वो घटनाक्रम क्या हुआ, बीजेपी के एक विधायक प्रीतम सिंह लोधी अचानक से आ गए, और प्रीतम सिंह लोधी ने कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हैं केपी सिंह, उनके ऊपर आरोप लगा दिया। और वो आरोप जो लगाए, मुझे लगता है कि जनता तय करे कि इस तरह के आरोप लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए, क्या ये इस तरह के आरोप ठीक हैं, गलत हैं। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जो पूर्व विधायक हैं वो सारी काली कमाई सौरभ की यहाँ पर लगी। सौरभ की मां पूर्व विधायक के संबंधों का जिक्र उन्होंने कर दिया। प्रीतम सिंह लोधी ने तो यह बताया कि प्रशासन को डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। इसके बाद सौरभ की मां उमा शर्मा जी भी आई। उमा शर्मा जी ने यह कहा कि यह आरोप गलत है। प्रीतम सिंह लोधी मनमानी का मानहानि का केस करने की बात कर दी है, और इस तरह के आरोप कम से कम प्रीतम सिंह लोधी को नहीं लगाने चाहिए। एक बार इन दोनों की बात सुनिए। सबसे बड़ा अगर मध्य प्रदेश में माफिया माना जाए तो हमारा पूर्व विधायक रहा है पिछोर का। ये सारी कमाई जो सौरभ शर्मा के पास पकड़ी जा रही है वो हमारे पूर्व विधायक की है, क्योंकि जो सौरभ की मां है उमा शर्मा, वो इनकी पत्नी है, सेकंड पत्नी, क्योंकि पहली पत्नी तो इनने रखी नहीं थी, पूरी जनता को मालूम है। न इसके यहाँ बच्चे रहे थे 15-20 साल से, और ना ही इनके पत्नी रही। कारण यही था उमा शर्मा। जैसे ही उमा शर्मा संपर्क में आई पूर्व विधायक के, तभी से ही इनके घर में खटपट शुरू हो गई थी। जब ये उमा शर्मा इनके संपर्क में आई, ये एक डॉक्टर रहे हैं, जेल डॉक्टर, उनकी पत्नी थी ये। जेल डॉक्टर उम्र में ज़्यादा थे, ये उम्र में कम थी। तो इनका कांटेक्ट हमारे पूर्व विधायक जी से रहा, और ये मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, अगर सच्ची कार्रवाई करना चाहते हो, ईमानदारी से कार्रवाई करना चाहते हो, तो इसमें हमारा पूर्व विधायक इसके अंदर इन्वॉल्व है। सौरभ शर्मा की जायदाद और कुबेर का खजाने को, ये इनके दस्तक पुत्र है। दस्तक पुत्र यानी अगर इनका डीएनए टेस्ट, अगर सच्चाई अगर जानना चाहती है प्रशासन, अगर सच्चाई इसको खोलना चाहती है इस प्रकरण को, तो इनकी डीएनए टेस्ट कराया जाए। सौरभ शर्मा का डीएनए टेस्ट कराया जाए, पूर्व विधायक, मुझसे पूर्व विधायक का टेस्ट कराया जाए, सो एकदम खुलासा हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। तो प्रशासन से मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि सच्चाई सामने लाई जाए। तो सच्चाई जनता के सामने होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों का मामला है, अरबों का मामला है। अगर जनता को नहीं पता पड़ेगा इस चीज़ का, तो जनता तो अभी गुमनामी में जी रही है। जनता को अभी इसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है। मीडिया में कोई मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई है। कोई प्रीतम लोधी जो विधायक हैं पिछोर से, उन्होंने मेरे चरित्र पे उंगली उठाई है, और उन्होंने मेरे न जाने क्या अनर्गल बातें मेरे बारे में बोली हैं, डीएनए टेस्ट और इस तरह की बातें। मुझे शर्म आ रही है बताने में कि राजनीति, मतलब ये सौरभ शर्मा वाला एक मुद्दा अलग है, और मेरा कैरेक्टर पे इसका क्या लेना देना है। ये प्रीतम लोधी जी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और कितनी घटिया और कितनी निचले स्तर तक जा चुके हैं, मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ। आप जो भारतीय जनता पार्टी वाले लाडली बहना करते हैं, कहाँ हैं वो सारे लोग। मैं किसी की बहन नहीं हूँ, किसी की बेटी नहीं हूँ। जो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा है वो मैं सीना ठोक के कह सकती हूँ। मैं ऐसे 50 लोगों को जानती हूँ दुनिया में, समाज में रहती हूँ, आज मेरी इतनी उम्र है। जिस आदमी पर उंगली उठा रहा है ना, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी को नहीं जानती, और जितना जानती हूँ उतना मैं बहुत दुनिया में बहुत लोगों को जानती हूँ। और मेरे बच्चे पे इल्ज़ाम लगा रहा है और कह रहा है डीएनए टेस्ट। क्या डीएनए टेस्ट करवाएगा? ये अपना डीएनए टेस्ट कराए कि ये किसकी औलाद है। और जितनी गंदी बातें ये कर रहे हैं, और इनके पार्टी वाले इस तरह के विधायक रखते हैं जो एक मुद्दा, जो किस तरह क्या मुद्दा था, उसको आप घर में उसकी माँ तक घसीट रहे हो। वो इतनी गंदी राजनीति, इससे आपको क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा? और आप किसी और का पैसा साबित तो होने दो, ये किसका पैसा है। कोर्ट में जाने दो केस, उसको आने दो, उसको जवाब देने दो, वो जवाब देगा सब चीज़ों के। दूसरे लोगों से क्यों जवाब मांगते फिर रहे हो? आपको इतनी तसल्ली नहीं है उस चीज़ की। उस पर अभी सब जांच जारी है।
और सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और मुझे सब पे भरोसा है, कोई भी कुछ गलत नहीं करेगा। मैंने वकील बुलाए हैं और मैं प्रीतम लोधी पे मानहानि का मुकदमा ठोकूंगी, इसको कोर्ट तक घसीटूंगी और मैं इसको पीछा नहीं छोड़ूंगी। और इनके शासन से मैं मांग करती हूँ कि इससे इस बात का जवाब पूछा जाए कि ये इतनी घटिया राजनीति क्यों। चेतन के पास चलेंगे। चेतन, ये एक अलग विषय है जो कि प्रीतम लोधी ने आरोप लगाया और उमा शर्मा जी ने जिस तरीके से अपना जवाब दिया, लेकिन ये सामाजिक मर्यादा का विषय हो सकता है। हालांकि उमा जी इस बात का जिक्र कर रही हैं कि वो मानहानि का केस भी करेंगी, लेकिन जब तक पुष्टि ना हो जाए तब तक इस तरह के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए, ये भी सच है। लेकिन अब ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दी। वो प्रेस रिलीज भी मेरे पास मौजूद है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं और आपके पास भी मौजूद है वो प्रेस रिलीज। अब तक अगर देखा जाए तो तीनों एजेंसियों ने जो कार्रवाई की है, लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है क्योंकि लोकायुक्त की जो FIR है MP U/S 13(1)B 13(2) और PC एक्ट 1988 एज अमेंडमेंट 2018, इसके तहत ईडी आगे बढ़ा और ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी। अगर तीनों एजेंसियों की एक तक जांच मान ली जाए तो अब तक 80 करोड़ रुपए, 80 तकरीबन 80 से 85 करोड़ रुपए की संपत्ति की तो जानकारी सामने आ चुकी है। करीब 52 किलो सोना जिसकी कीमत करीब 37, आज के रेट के हिसाब से देखा जाए तो 37 करोड़ के आसपास, 11 करोड़ रुपए लोकायुक्त की कार्रवाई में भी स्पष्ट तौर पर निकल कर आ गया था। तो एक ये हो गया और 23 करोड़ की अचल संपत्ति का जिक्र ईडी ने कर दिया, 6 करोड़ रुपए की FD का जिक्र ईडी ने कर दिया और 4 करोड़ का बैंक बैलेंस है। तो अगर इसको मोटा मोटी जोड़ लिया जाए तो 80-85 करोड़ की जानकारी आ चुकी है। लेकिन सौरभ शर्मा के लेके सूत्रों के हवाले से खबर है, जानकारी पुष्ट नहीं हो पाई है, 400 से 500 करोड़, क्योंकि ईडी ने भी कहा है कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच जारी है। अभी दुबई की संपत्ति की भी पता किया जाना बाकी है और कितने ठेके टेंडर लिए गए इसकी भी जानकारी पता किए जाने बाकी है। इसके साथ साथ आपकी रायपुर में कितनी है, इंदौर में कितनी है, दूसरे शहरों में कितनी है, ग्वालियर में भी बेनामी कितनी है, उन सबका पता चलना बाकी है। क्या जानकारी? देखिए, साफ तौर पर 3 एजेंसियों ने जिस तरीके से अभी तक जांच की है, सबसे पहली कार्रवाई लोकायुक्त ने की और लोकायुक्त ने कार्रवाई करने के 8 दिन बाद जब ईडी की टीम पहुंची तो उन्हें भी तमाम चीजें मिली। 33 करोड़ रुपए की तमाम चीजें उन्हें संपत्ति सहित FD, बैंक बैलेंस मिलता हुआ नजर आया। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब सौरभ के खिलाफ पिछले 1 साल से लगातार शिकायतें की जा रही थी, उसके बाद EOW ने शिकायत को बंद किया। हमारे सूत्र बताते हैं कि सौरभ के पास लगभग 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जो गौर हैं इंद्रेश गौर, जिन्होंने इस पूरे मामले में CBI में, लोकायुक्त में, EOW में, IT में और ED में पहले भी वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, जिस बात का उन्होंने पुख्ता जानकारी दी और पूरे एक उन्होंने जानकारी दी कि सौरभ की कहां पर प्रॉपर्टी किसके नाम है, कहां पर बंगला किसके नाम है, कहां पर पेट्रोल पंप किसके नाम है, कौन सा बिजनेस सौरभ किस व्यक्ति के नाम पर रहा है। सवाल अब सबसे बड़ा यह है कि यहाँ पर करोड़पति केवल सौरभ नहीं, करोड़पति सौरभ का दोस्त चेतन गौर है, करोड़पति सौरभ की मां है, करोड़पति सौरभ की पत्नी है और लखपति सौरभ का बेटा है और करोड़पति सौरभ का दोस्त है। तो तमाम जो यहाँ पर सौरभ के साथ जो इर्द गिर्द आसपास रहने वाले उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, वो अब सब करोड़पति हैं। इसके अलावा आज ग्वालियर से एक RTI एक्टिविस्ट ने शिकायत की है। शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी की गई है और तमाम एजेंसियों को भी की गई है, जिसमें एक आरक्षक नरेंद्र भदौरिया, आरक्षक गौरव पारासर, आरक्षक हेमंत जाटव और आरक्षक धनंजय चौबे, इसका भी जिक्र किया है। 4 आरक्षकों की शिकायत की है और दावा किया गया है शिकायत में कि इन आरक्षकों ने भी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदी है। ये आरक्षक सौरभ के करीबी थे, ये आरक्षक चेतन के दोस्त थे और ये आरक्षक सौरभ के दोस्त थे और उनके इर्द गिर्द काम करते थे। उनके निर्देश के अनुसार ये चेक पोस्ट, इन आरक्षकों की भी तमाम चेक पोस्ट पर जो पोस्टिंग हुई वो सौरभ के जरिए हुई। सौरभ का जो रैकेट का जो नेटवर्क जिस तरीके से चेतन और जिस तरीके से उसके अन्य दोस्त काम करते थे, उसी तरीके से 4 आरक्षक भी काम करते थे। हाल ही में मंत्री गोविंद सिंह ने एक बयान दिया था, वो बयान आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे तमाम आरक्षक हैं, वो किस किस को जानते होंगे। तो तमाम अब सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर कि गोविंद सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया, दिग्विजय सिंह ने भी वो तमाम आरक्षकों पर सवाल लगाए थे और आज वो शिकायत भी हुई। तो अब इस रैकेट में संभावना जताई जा रही है कि सौरभ के साथ साथ ऐसे और आरक्षक भी
हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर लोकायुक्त ने जिस तरीके से जो कार्रवाई की थी, कार्रवाई के 8 दिन बाद जब ईडी गई, ईडी को 33 करोड़ रुपए की संपत्ति वहां पर मिली, तमाम एफडी चीजें मिलाकर 33 करोड़ रुपए के मिले। तो सवाल यह है कि लोकायुक्त ने फिर 8 दिन में क्या कार्रवाई की। सवाल यह है कि लोकायुक्त ने वहां पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें छोड़ी हैं। यही कारण है कि इस पूरे मामले में ईडी कूदी और अब पूरा एक्सपोज ईडी ने किया है। लगभग पूरे कुल मिला के 80 से 85 करोड़ रुपए की संपत्ति तो अब तक हो गई। लेकिन अब चर्चा है कि सौरभ की विदेश में भी संपत्ति है, विदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की तमाम जगह, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित अलग अलग इलाकों में भी सौरभ ने अपनी संपत्ति फैला रखी है, जिसकी कुल मिलाकर कीमत लगभग 500 करोड़ हो सकती है। 500 करोड़ हो सकती है। अभी हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हकीकत जाने तो इसका जो कंक्लूड मैं करूंगा, चेतन और अपने दर्शक भी देख रहे हैं, सौरभ की गलती नहीं, गलती सौरभ की नहीं है। मैं बोलूँगा गलती सौरभ की नहीं है, गलती व्यवस्था की है कि सौरभ को ये किसने करने दिया। सौरभ ने अगर व्यवस्था में खामी देखी, उसका फ़ायदा उठाया। हर आदमी फ़ायदा उठाएगा। आज सौरभ नहीं होता, कोई दूसरा सिपाही होता। जिन सिपाही 4 और सिपाही 5 और सिपाही की बात आप कर रहे हैं वो होते, या इसके पहले ट्रांसपोर्ट के तमाम और लोग, उनकी संपत्ति की जांच कर लो, वो सब व्यवस्था का फ़ायदा उठा चुके हैं। व्यवस्था में खामी है, सौरभ ने फ़ायदा उठाया और आज सौरभ सामने आ गया। आज 500 करोड़ रुपए, दिग्विजय सिंह ने सही आरोप लगाया कि अगर सिपाही सौरभ के पास 400 से 500 करोड़ रुपए हैं, तो कोशिश कीजिए कि ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर के पास कितने रहे होंगे, कोशिश कीजिए कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास कितने रहे होंगे, आप सोच कर देखिए कि परिवहन मंत्री के पास कितने रहे होंगे। मुझे लगता है कि सबका मूल्यांकन किया जाए। ऐसा नहीं है कि बलि के बकरे के तौर पर सौरभ चला जाए, सौरभ मर जाएगा, सौरभ खप जाएगा, सौरभ निपट जाएगा, सौरभ के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और बाकी सब मजे करेंगे। अरे ईओडब्ल्यू में भी तो कंप्लेंट हुई थी सौरभ के खिलाफ। अगर उसी समय सौरभ के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो थोड़ा सा कम भ्रष्टाचार करता। लेकिन क्या वो भी, ईओडब्ल्यू वाले भी सौरभ के आवा मंडल में आ गए? देखिए, जांच होनी चाहिए। तमाम ऐसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। सौरभ एक मोहरा है, इस मोहरे के पीछे और कितने लोग हैं? ईडी आ गई है, इनकम टैक्स आ गई है। मुझे लगता है कि ये 2 एजेंसियां ऐसी हैं जो बाल की खाल भी निकाल लेती हैं। हमें उस बाल की खाल का इंतज़ार है। हम इस बात का इंतज़ार करेंगे कि जो डायरी मिली है राजेश शर्मा के यहाँ, उसमें कितने लोगों के नाम हैं। सौरभ के यहाँ जो दस्तावेज मिले हैं, निश्चित तौर पर सौरभ भी पैसे बांटता था, कई लोगों को पैसे बांटता था, चाहे वो सत्ता से जुड़े लोग हों या संगठन से जुड़े लोग हों या फिर व्यवस्था से जुड़े लोग हों, वो पेपर भी सौरभ के पास होंगे। इंतज़ार करते हैं किसका, जानते हैं? बाल की खाल का। तब तक हम आपको खबर दिखाते रहेंगे। शुक्रिया करेंगे चेतन। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुद्दे की बात में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।